पुष्पा बड़ी ही आलसी औरत थी। उसे बिस्तर पर पड़े रहना बहुत अच्छा लगता था। उसके परिवार में सब एक साथ बैठकर डिनर किया करते थे, तो पुष्पा वहीं अकेले बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए डिनर किया करती थी। उसकी इसी आदत से उसकी बहू मीरा बहुत दुखी थी। ऐसे ही एक दिन सुबह मीरा अपनी सास से बोलती है, सासू माँ सुबह हो गई है, अब तो उठ जाइए, उठकर नहा धो लीजिए और नाश्ता कर लीजिए। पता नहीं कब आपकी आदत सुधरेगी। इतनी उम्र हो चुकी है, अभी भी आपकी हरकतें बच्चों वाली हैं। देख, मेरी बहू है तो बहू बनकर रहा कर, सास बनने की कोशिश मत करा कर। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ और तेरा काम है मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना। मेरा जब मन करेगा तब तुझे ऑर्डर दूंगी और तू तुरंत मेरे लिए वही खाना बनाकर तैयार कर देगी। मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी नौकरानी नहीं जो आपके इशारों पे नाचती रहूंगी। इस घर में तो आप भी रहती हैं ना, थोड़े बहुत काम आप भी कर लिया करें। लेकिन नहीं, आपसे तो आलस के मारे बेड ही नहीं छोड़ा जाता है। आलसियों की तरह बस बिस्तर पे पड़ी रहती हैं। अरे कौन बिस्तर पे खाना खाता है? बिस्तर पे खाना खाने से लक्ष्मी नहीं आती है घर में। जिस घर में तेरी जैसी कुलक्षणी हो, उस घर में लक्ष्मी तो कभी नहीं आने वाली है। और वैसे भी तू मुझे मत ज्ञान दे, आलसी होगी तेरी माँ। जब तक मेरे बच्चे छोटे थे तब तक मैंने खूब काम किया है और अब मुझसे एक काम नहीं होता। और मैं अपने आप को खूब आराम देना चाहती हूँ, ताकि जिस दिन मेरी मौत हो उस दिन मेरी आत्मा ये ना बोले कि तूने पूरी जिंदगी मुझसे काम करवा करवा कर थका दिया। आपको तो समझाना ही बेकार है, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाना बेवकूफी ही होती है। अरे भैंस होगी तेरी माँ, और निकल जा यहाँ से। जल्दी से नाश्ता लेकर आ, मैं यहीं पर नाश्ता करूँगी। देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे। मीरा के लाख बोलने के बावजूद भी उसकी सास टस से मस नहीं होती और वो बिस्तर पर ही अपना चाय नाश्ता मंगवाती रहती है और मीरा को मजबूरन अपनी सास की बात माननी पड़ती है। ऐसे ही रात को मीरा सारा काम करके फ्री हो जाती है और अपने पति विनोद से बोलती है, एक बात बताओ, तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं हो? एक हफ्ता हो गया है और एक हफ्ते से तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं है। कितनी आलसी औरत है, ऊपर से हर वक्त बस बिस्तर में पड़ी ही रहती है। अब तो बिस्तर में से भी बदबू आने लगी है, क्योंकि बिस्तर की साफ सफाई तो होती ही नहीं है और ना ही मुझे करने देती हैं वो। अरे यार, उनकी ना उम्र हो चुकी है, अब उनको ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं होगा। अरे तो कौन सा मैं कह रही हूँ सासू माँ को कि वो घर का काम करे। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ ना, कम से कम अपनी तो साफ सफाई कर लिया करें। उनके पास जाने में तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी स्मेल सी आती है तुम्हारी माँ के अंदर से। इतनी गर्मी हो रही है लेकिन वो नहाती तक नहीं है। ठीक है, मैं माँ को ना समझा दूंगा, तुम ना ज्यादा चिंता मत करो। बीवी के कहने पर विनोद अपनी माँ के कमरे में जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। आयला माँ, आप ना अपनी शक्तियों का ना गलत इस्तेमाल कर रही हो। मैं जब भी देखता हूँ ना, आप ना कमरे में पड़ी रहती हो। अरे थोड़ा पार्क जाओ, अरे जॉगिंग करो, एनर्जी लाओ माँ, एनर्जी लाओ माँ। माँ, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करो। अरे इस आलस को खत्म करो। अच्छा, तो तू कहना क्या चाहता है कि मैं आलसी हूँ? लगता है तेरी बीवी ने तुझे पट्टी पढ़ाकर भेजा है, तभी तो यहाँ आकर मुझे समझा रहा है। माँ, मेरा भी मन करता है मैं भी अपनी माँ को ना साफ सुथरा देखूं, मैं भी अपनी माँ को ना नहाया हुआ देखूं, मैं भी अपनी माँ को ना फुर्ती में जॉगिंग करता हुआ देखूं और भागता हुआ देखूं, लेकिन आलस में ना देखूं। पर आप तो हमेशा आलस करते रहते हो माँ। देख, चुपचाप से यहाँ से जा और अपनी बीवी को बोल दे कि मेरे लिए आलू के पकोड़े बना दे। मुझे आलू के पकोड़े खाने का मन कर रहा है बहुत। पुष्पा के ऊपर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। वह सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े केवल खाती रहती है। विनोद मीरा से कहकर पकौड़े बनवा देता है। पकौड़े खाकर सास बड़ी खुश होती है और ठीक आधे घंटे बाद वह मीरा को फिर से आवाज लगाती है और बोलती है, मीरा, ओ मीरा, मेरा सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा है, तू जरा मेरे लिए सूजी का हलवा बना दे। अरे सासू माँ, जैसे आपने अपने हाथ पैरों को कंट्रोल कर लिया है ना, वैसे ही अपनी जुबान को भी कंट्रोल कर लो, क्योंकि खाना बनाते बनाते मेरे हाथ दुख जाते हैं, लेकिन आपका मुंह नहीं दुखता है। अरे मुंह दुखे तेरी माँ का, मैं अपने घर का राशन खा रही हूँ, तेरा क्या जा रहा है? अरे सासू माँ, मेहनत तो मेरी लगती है ना, सारा दिन आप मुझे किचन में ही घुसा कर रखती हो। अरे किचन से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती है मुझे। आप कब सुधरोगी? अब तो आपका बुढ़ापा आ गया है, आपको कम से कम अपने खाने पीने को कम कर देना चाहिए। चुपचाप मेरे लिए सूजी का हलवा बना कर ला, वरना अभी विनोद को फोन करके बता दूंगी।
मीरा को गुस्सा आ जाता है और अब वह अपनी सास के लिए हलवा बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी मीरा देखती है कि घर में सूजी नहीं है। वह अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, सासू माँ, घर में तो सूजी है ही नहीं, हलवा कैसे बनाऊं? एक काम कर, ये ले पैसे और जा दुकान से आधा किलो सूजी खरीद कर ला, लेकिन मेरे लिए आज हलवा बना तो मतलब बना। मीरा को गुस्सा आता है और वह पैसे लेकर मोहल्ले की दुकान पर अपनी सास के लिए हलवा बनाने को सूजी खरीद रही होती है। तभी मीरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह दुकानदार से बोलती है, भैया, आपके पास पेट खराब करने की कोई दवाई है क्या? है? आपको पेट खराब करवाना है, लेकिन किसका? अरे भैया, आप आम खाओ, गुठलियाँ गिनने की कोशिश क्यों करते हो? आपको पैसे से मतलब है ना? पैसे ले लो, मुझे पेट खराब करने वाली दवाई दे दो बस। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन पेट खराब करवाने की दवाई हिसाब से दी जाती है। अगर ज्यादा दे देंगे तो हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे उनकी तबीयत खराब नहीं करवानी है, बस उन्हें थकाना है। सारा दिन बस बिस्तर में पड़ी ही रहती हैं। जब उनका पेट खराब होगा तो कम से कम बिस्तर से खड़ी तो होंगी। अच्छा, लगता है तुम अपनी सास की बात कर रही हो। अब बेटा कोई बात नहीं, लो खाने में मिलाकर गोलियां दे देना। हाँ, उनका पेट खराब हो जाएगा, अब पूरे दिन संडास में घुसी रहेंगी। मीरा खुशी खुशी घर आ जाती है और घर आते ही वह अपनी सास के लिए हलवा बनाना शुरू कर देती है। मीरा हलवे के अंदर पेट खराब होने की दवाई मिला देती है और अपनी सास को हलवा खाने के लिए दे देती है। सास बड़े ही चाव के साथ हलवा खाती है। हलवा खाने के 10-15 मिनट बाद उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, मेरे पेट में अजीब सा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पेट खराब होने वाला है? लगता है बहू ने 100 गालियाँ देकर हलवा बनाया है, तभी तो मेरा पेट खराब हो गया इतना बोलकर सास बार बार बिस्तर से उठकर संडास में जाती है और हल्का होकर बाहर आती है। जैसे ही 2 सेकंड होते हैं उसे फिर से पेट में गुड़गुड़ होता है और वह फिर से फ्रेश होने के लिए जाती है। ऐसा करते करते सास को सुबह से शाम हो जाती है और वह बुरे तरीके से परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पेट में जरा भी आराम नहीं आता है। अरे सासू माँ, क्या बात है? आज तो आप मुझे बार बार खाने के लिए आवाज भी नहीं लगा रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बहू, क्या बताऊँ तुझे, मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। जब से हलवा खाया है ना, तब से मेरा पेट खराब है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसा मेरा पूरा शरीर कमजोर पड़ गया है। सासू माँ, अभी भी वक्त है, अपनी बूढ़ी हड्डियों को थोड़ा सा घुमा फिरा लिया करो। जिस तरह से कोई मशीन जो होती है वो बिना चले जाम हो जाती है ना, वैसे ही हमारा शरीर है, वो बिना काम धंधे से जाम हो जाता है। इसलिए अगर आपको अपने आप को ठीक रखना है तो थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर दीजिए। घर के काम करने की बिल्कुल टेंशन मत लो, सारा काम मैं खुद कर लूंगी। आपको बस अपना ख्याल रखना है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर फिलहाल के लिए तो डॉक्टर को घर पर बुला दे, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। ऐसे ही बुरे वक्त में अपनी सास को अपनी बहू की बात अच्छी लगती है और वह अपनी बहू की बात का बुरा भी नहीं मानती है। मीरा तुरंत ही डॉक्टर को घर पर बुला लेती है। डॉक्टर सास को दवाई देकर चले जाते हैं और दवाई खाने के बाद मीरा की सास को थोड़ा आराम भी मिल जाता है। माधुरी को तीखा खाना बहुत पसंद था। एक दिन वो रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास सुलोचना और चाची सास सुनीता बाहर से घर आती हैं और सुलोचना माधुरी को रोकते हुए बोलती है, बहू कहाँ जा रही है तू? देख तेरी चाची सास आई हैं, इनके लिए कुछ खाना ले आ। जी माँ जी, क्यों नहीं, आप लोग बैठिए, मैं अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। हाँ बहू, कुछ अच्छा बना लियो ताकि तेरी चाची बार बार आए और तेरे हाथ का खाना खाएं। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। आज मैं चाची जी को ऐसी चाय बनाकर पिलाऊंगी ना कि चाची जी कभी नहीं भूल पाएंगी। वो तो मैं जानती ही हूँ बहू कि तेरे हाथ में जादू है, लेकिन ऐसा कुछ मत बना दियो कि तेरी इज्जत बनने की जगह बिगड़ जाए। बिल्कुल माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? अरे तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, इतनी दूर से आई हूँ, पहले नहा धो लूं, उसके बाद कुछ खाऊंगी। जी चाची जी, आप नहा धोकर आइए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माधुरी रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सुलोचना और सुनीता खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं और माधुरी उनके लिए खाना लेकर आती है। अरे वाह बहू, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। क्या मस्त खाना बनाया है तूने, जो देखने में इतना अच्छा है और खाने में कितना अच्छा होगा, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है।
चाची जी तारीफ बाद में कर लेना, पहले खाकर तो देखिए, तभी तो पता चलेगा कि जैसा दिख रहा है वैसा स्वाद है भी या नहीं। लगता है आपको भी सब्जी पूरी ज्यादा ही पसंद है। हाँ बहू, मुझे सब्जी पूरी पसंद है। अगर मुझे रोज आलू पूरी खाने को मिले तो मैं रोज खाऊं। तो फिर देर क्यों कर रही है सुनीता? जल्दी से खाना शुरू कर। क्यों ठंडा कर रही है अपनी पसंद का खाना? बिल्कुल खाऊंगी जेठानी जी, बहू ने इतने प्यार से जो बनाया है। अरे क्या हुआ चाची जी, आप खाते खाते उठ क्यों गई? अभी तो आपको पूरी सब्जी और खानी है। हटा अपनी ये सब्जी पूरी। ये सब्जी पूरी नहीं बल्कि जहर है, जहर। कितनी मिर्ची है इसमें। क्या? ये क्या बोल रही है सुनीता तू? सब्जी में स्वाद नहीं है क्या? मैं सच बोल रही हूँ जेठानी जी। स्वाद तो जब पता चलेगा ना, जब मैं इसे खा पाऊंगी। ये सब्जी पूरी नहीं बल्कि मिर्ची भरी सब्जी पूरी है। मुझे कुछ मीठा खाने को दो वरना मेरी जान चली जाएगी। अच्छा तू शांत हो जा और मेरे साथ चल, मैं अभी तुझे कुछ मीठा देती हूँ। सुलोचना सुनीता को लेकर रसोई में जाती है और फ्रिज से मिठाई निकाल कर देती है। ले सुनीता, तू इसे खा ले। इससे तेरे मुंह का तीखापन ठीक हो जाएगा और तुझे आराम भी मिलेगा। माफ करना चाची जी, मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा पसंद नहीं है। आप इतना परेशान हो जाएंगी। बहू, ये खाना तीखा नहीं बल्कि जहर है। आपको तो पता था कि मैं ज्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, तो कम से कम आपको तो अपनी बहू को बताना चाहिए। चाची जी, माँ जी की गलती नहीं है। माँ जी ने मुझे पहले ही सबकी पसंद नापसंद के बारे में बताया था, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे तीखा खाना खाना बहुत पसंद है, इसलिए मुझसे गलती से ज्यादा मिर्ची हो गई। बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मिर्ची में अपना हाथ थोड़ा कम उठाया कर, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में ही नहीं आती। माँ जी, मैंने रोज से तो कम ही मिर्ची डाली थी। अब मुझे ये थोड़ी ना पता था कि चाची जी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाती हैं। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाइए और चलकर खाना खा लीजिए। बहू, मैं तो तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू अभी यहाँ से जा, हमें कुछ नहीं खाना। माधुरी वहाँ से चली जाती है। माधुरी के ससुराल वाले उसके तीखे खाने की आदत से बहुत परेशान थे, क्योंकि हर रोज तीखा खाना खाने की वजह से आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब ही रहती। एक दिन उसका पति रुपेश अपना पेट पकड़े अपने कमरे से बाहर आता है और माधुरी से बोलता है, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खिला दो, लेकिन हाँ तीखा कम रखना। ठीक है रुपेश जी, नहीं बनाऊंगी तीखा। सभी लोग मेरे तीखे खाने के पीछे पड़े रहते हो। अरे तुम खाना बनाती इतना तीखा हो ना कि ना चाहते हुए बोलना पड़ जाता है। मैं तीखा नहीं बल्कि चटपटा बनाती हूँ, जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। अच्छा ठीक है, तुम जो बना के लाओगी मैं चुपचाप खा लूंगा, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भूख से। जाती हूँ जी, आप तो बच्चों की तरह पीछे ही पड़ गए हो। माधुरी रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद आलू की सब्जी और जीरे वाले पराठे लेकर अपने कमरे में आती है। देखिए रुपेश जी, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, आलू की सब्जी और जीरे वाले पराठे। लाओ लाओ जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे क्या हुआ जी, आप खड़े क्यों हो गए? अब क्या खड़े होकर खाना खाओगे? मैं खाना खाने के लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि हाथ धोने जा रहा हूँ मैं। आपको तो बहुत तेज भूख लगी थी, अब जब मैंने बना दिया तो आपको खाना ही नहीं है। तुम्हें पता भी है कितना तीखा ही है? अरे खाते ही मेरी जान निकल गई। तुम्हें कहा था ना तीखा मत बनाना। अरे इतना तीखा कौन बनाता है यार? मैंने तुम्हें बोल के ही गलती कर दी। क्या हुआ बेटा? माँ बहुत भूख लगी थी, इसको कहा कि खाना ले आओ। अरे खाने में इतनी मिर्ची भर के लाई कि मेरा मुंह अभी तक चल रहा है। इससे कभी कम मिर्च वाला खाना बना है जो आज बनेगा? तू रुक, मैं तेरे लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। रहने दो माँ, वैसे भी अब मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। मैं बाहर जाना जूस पीने के लिए, ताकि मुझे राहत मिले। रुपेश कमरे से चला जाता है, जिसके बाद सुलोचना भी अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में खुद से बोलती है, अब बहू का तीखापन खाने की आदत को बदलने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ भेज देती हूँ, क्योंकि उसका पति डॉक्टर है और डॉक्टर के घर में तो वैसे भी उबला हुआ खाना खाते हैं। ना ये वहाँ तीखा बना पाएगी और ना ही खा पाएगी। शायद इसका तीखापन कम हो जाए। सुलोचना अगले दिन अपनी बहू को लेकर अपनी बहन सुमित्रा के घर जाती है और माधुरी को रसोई में चाय बनाने के लिए भेजकर सुमित्रा को सारी बातें बताते हुए बोलती है, दीदी, आप मेरी बहू को अपने घर रखेंगे कुछ दिन के लिए? मुझे पूरा यकीन है कि अगर माधुरी आप लोगों के साथ यहाँ रहेगी तो शायद तीखा खाना कम कर देगी
क्योंकि जब मिलेगा ही नहीं तो खाएगी क्या? क्या हुआ दीदी, आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? कोई दिक्कत है क्या? आप मेरी बहू को अपने पास नहीं रखना चाहती क्या? नहीं सुलोचना, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, हम सभी फैमिली वाले रिलेटिव की शादी में जा रहे हैं, कुछ दिन बाद ही आएंगे, तो बहू को ऐसे अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा है। दीदी ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या परेशान होना। जब आप लोग शादी से वापस आ जाएंगे मैं तब माधुरी को ले आऊंगी। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। कुछ देर बाद सुलोचना अपनी बहू को लेकर घर पर वापस आ जाती है और 1 महीने के बाद दोबारा लेकर जाती है। उसी बीच उसे अपने रिश्तेदारों से पता चलता है कि उसकी बहन झूठ बोल रही है, जिसका उसे बहुत बुरा लगता है और वो सुमित्रा को अकेले में ले जाकर बोलती है। दीदी मुझे एक बात नहीं समझ में आई, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप अपनी फैमिली के साथ शादी में जा रही हैं? अगर आपको मेरी बहू को अपने साथ नहीं रखना था तो आप पहले ही मना कर देती। सुलोचना, तुम गलत समझ रही हो। बात ऐसी है, जब तुम अपनी बहू को लेकर आई उस समय मैं बहुत तीखा खाती थी, तो तुम्हारी बहू क्या ही समझती। तो आपने पहले क्यों मना किया? पहले और अब में क्या फर्क है? फर्क ये हुआ कि उस दिन के बाद मैंने तीखा खाना बंद कर दिया। धीरे धीरे 1 महीने में मेरी आदत छूट गई। अब तो मैं तेरी बहू को भी बोल सकती हूँ कि इतना तीखा खाना अच्छी बात नहीं है। अपनी बहू का तीखा खाना छुड़वाने के लिए सुलोचना अपनी बहू को यहाँ पर छोड़ देती है और 1 महीने के बाद जब वो उसे वापस लेकर अपने घर पर जाती है तो वो पहले से भी ज्यादा तीखा खाना बनाने लगती है और पूछने पर वो सबको बताती है कि उसने अपने साथ साथ उन लोगों को भी तीखा खाना सिखा दिया है। जिसे सुनकर सुलोचना अपना सर पकड़कर हॉल में बैठ जाती है और माधुरी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। साक्षी और रानी दोनों सगी बहनें थी, लेकिन उनकी किस्मत में बहुत अंतर था। जहाँ एक तरफ साक्षी अमीरी और ऐसों में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, वहीं दूसरी तरफ रानी गरीबों में जैसे तैसे करके अपने दिन काट रही थी। एक दिन साक्षी बड़ी सी गाड़ी में अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर जाती है। रानी एक बस्ती में रहती थी, जिसके कारण साक्षी की गाड़ी अंदर नहीं आ सकी और उसे गाड़ी से उतरकर पैदल आना पड़ा। तभी उसकी नजर अपनी बहन पर जाती है, जो कि पानी की लाइन में खड़ी होती है। ओह माय गॉड, रानी तुम कितने डस्ट में रहती हो। यहाँ चारों तरफ कितनी गंदगी है। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक पा रही हूँ। तुम इतने सालों से यहाँ कैसे रह रही हो? साक्षी, तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आई हो और तुमने एक बार भी नहीं पूछा मैं कैसी हूँ। बस अपनी अमीरी का रौब चाह रही हो तुम मुझ पर। ये भी पूछने की जरूरत है कि तुम कैसी हो? तुम्हारा हाल तो तुम्हारे तन पर पड़ी ये फटी सूती साड़ी और बिना चप्पल के पैर ही बता रहे हैं। तुम मुझसे यहाँ मिलने आई हो या मेरी गरीबी का मजाक बनाने आई हो? ओह सॉरी, लगता है मैंने ज्यादा बोल दिया। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी गरीबी देख ही नहीं जा रही है, इसीलिए ज्यादा बोल दिया। साक्षी और रानी की बातें वहाँ खड़ी औरतें सभी सुन रही थी, जिसमें से एक माला नाम की औरत साक्षी की बातों का जवाब देती है। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता होती ना इसकी, तो तुम इसे यहाँ खड़े होकर ताने नहीं मार रही होती। जिस हाल में भी है, तुमसे भीख मांगने तो नहीं आ रही है ना ये, इसलिए यहाँ से तुम जाओ। ओह हेलो, तुम हो कौन जो मुझे ऐसे ताने मार रही हो? तुम्हारी औकात क्या है? मेरी जो भी औकात हो, तुमसे तो अच्छी है। कम से कम मैं इंसान को समझती तो हूँ, तुम तो नहीं समझती हो। तुम्हें घमंड किस चीज का है? पैसों का? ये मत भूलो, पैसों के भी पैर लगे होते हैं। आज तुम्हारे पास है तो कल फिर किसी और के पास होंगे। रानी, ये औरत कौन है जो इतनी बदतमीजी से बात कर रही है? तो चुपचाप खड़ी होकर ये सब सुन कैसे सकती है? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरी सहेली की कब से बेइज्जती कर रही हो? आखिर में कीचड़ तुम्हारे ऊपर ही आ गया ना। अच्छा, तो तुम इसकी सहेली हो? तुझे ऐसे ही घटिया लोग मिले दोस्त बनाने के लिए? फिर तूने मुझे गलत क्यों बोला? देख, अगर तूने अब एक भी शब्द बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सारा कीचड़ उठा के तेरे ऊपर डाल दूंगी, फिर तेरी ये सारी डिजाइनर साड़ी खराब हो जाएगी और यहाँ की धरी रह जाएगी। कब से मैं तेरी बकवास सुनी जा रही हूँ। रानी मेरी बहन है, मैं इसे जो चाहे बोल सकती हूँ। तुम कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? आगे से हमारे बीच में बोलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। साक्षी इतना कहकर गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वो गुस्से में अपने घर पहुँचती है और अपना पर्स उठाकर हॉल में फेंक देती है। तभी उसका पति गौतम उसे बोलता है, बेबी, तुम्हारा मूड किसने खराब किया और ये तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, प्लीज मुझसे बात मत करो। लेकिन अगर तुम बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? आज मैं बस्ती के बाहर वाले मॉल में शॉपिंग के लिए गई थी।
तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि रानी भी यहीं रहती है। चलती हूँ, उससे मिल आती हूँ। मैं गई तो पानी की लाइन में लगी थी वो। मैं उससे बात करने लगी तो उसके आसपास वाली औरतें मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी, मेरी बेइज्जती करी। मैंने गुस्से में अपना पैर पटका और वहाँ पड़ा सारा कीचड़ मेरे ऊपर ही आ गया। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? पूछिए, लेकिन ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि मुझे और गुस्सा आ जाए। अगर ऐसी बात है तो रहने दो, मैं बाद में पूछ लूंगा। बेकार में तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। आपको जो पूछना है ऐसे बीच में बात रोककर मुझे और परेशान मत करिए। मैं ये पूछ रहा था कि तुम वहाँ अपनी बहन का हालचाल पूछने गई थी या उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने? अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं वहाँ पैसे का घमंड दिखाने गई थी? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं आपके कहने का मतलब अच्छे से समझ रही हूँ। और हाँ, मैं उसे नीचे दिखाने ही गई थी। वो हमेशा से माँ और पापा की लाडली थी। उसके रहते मुझे कभी उनका प्यार मिला ही नहीं, इसीलिए मुझे उससे बहुत नफरत है। मुझे उसकी बेइज्जती करने में बहुत सुकून मिलता है। जब तुम ये सोच कर ही गई थी तो तुम्हारी बेइज्जती होनी ही थी। जाओ जाके अपने ऊपर का कीचड़ साफ कर लो, क्योंकि मन के अंदर का कीचड़ तो तुमसे साफ होने वाला नहीं है। गौतम इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं, लेकिन रानी को अपनी बहन के लिए बुरा लगता है, जिसके चलते वो उसके जन्मदिन वाले दिन अपने हाथों से एक फूलों का गुलदस्ता तैयार करती है और खाने में उसके लिए उसकी मनपसंद का गाजर का हलवा लेकर बैठी होती है। तभी उसका पति केशव आता है और बोलता है, आज कुछ है क्या जो आज गाजर का हलवा बनाया तुमने? और ये गुलदस्ता ये किसके लिए है? जी वो मैं ये साक्षी के लिए बना रही हूँ। आज ना उसका जन्मदिन है और मैंने ना सोचा कि मैं उससे मिलने जाती तो हूँ नहीं, और वैसे भी हम दोनों का कोई मेल है नहीं, क्योंकि वो कितनी अमीर और मैं कितनी गरीब हूँ। तो सोचा मैं उसके लिए ये बना के लेके जाऊँ, उसको अच्छा लगे शायद से। एक बात बताओ, तुम कौन से मिट्टी की बनी हो? उस दिन वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बेइज्जती करके गई है, वो भी सभी बस्ती वालों के सामने। उसके बाद भी तुम्हें उसके घर जाना है? माना उसने मेरी बेइज्जती की, लेकिन मैंने भी तो उसको बहुत कुछ बोला है ना, मेरी भी तो गलती है ना। लेकिन वो बचपन से ही घमंडी है, लेकिन मुझे एक बार सोचना तो चाहिए था। मैं तुमसे बहस में जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम जो चाहती हो वो करो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें जाना है ना, जाओ, लेकिन हाँ, समय से वापस आ जाना। जी ठीक है, मैं आपकी कही हुई सारी बातों का ध्यान रखूंगी। रानी इतना कहकर उनके पास जो होता है वो प्यार से लेकर साक्षी के घर निकल जाती है, जहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करती है, वॉचमैन उसे गेट पर ही रोक लेता है। लेकिन तभी गौतम आ जाता है और वो वॉचमैन को वहाँ से भगा देता है और रानी से बोलता है, रानी, मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हूँ। चलो, साक्षी ने कुछ अच्छा तो काम किया तुम्हें यहाँ बुलाकर। गौतम जी, मुझे नहीं बुलाया साक्षी ने, लेकिन हर साल की तरह मैं उसके लिए हलवा बना के लेके आई थी, तो मैं सोची कि लेके चलूं। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। आप ये फूलों का गुलदस्ता और ये हलवा ना उसको दे दीजिएगा, बाकी मैं चलती हूँ यहाँ से। रानी इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर साक्षी का आना होता है और वो रानी को रोक लेती है और उसे पार्टी में लेकर जाती है और उसकी बहुत बेइज्जती करती है। हेलो फ्रेंड्स, मिलो, ये है रानी। कहने के तो ये मेरी बहन है, लेकिन इसके और मेरे बीच में बहुत अंतर है। बेचारी की शादी बहुत गरीब घर में जो हुई है, 2 वक्त का खाना खा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए। अच्छा, तो पक्का ये आज तुमसे पैसे मांगने आई होगी, क्योंकि आज तो तुम्हारा जन्मदिन है और आज तो तुम किसी चीज के लिए मना नहीं करोगी। हाँ वो है, तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, ऊपर से ये मेरी सगी बहन है। साक्षी, ये बात गलत है। वो तुमसे पैसे मांगने नहीं आई है, बल्कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद का हलवा बनाकर लाई है। लेकिन तुम्हारी जुबान इतनी कड़वी हो चली है, तुम पर पैसे के सिवा किसी चीज का असर ही नहीं होता। अब जो सच है मैं तो वही बोल रही हूँ। ये गरीब लोग होते ही हैं, अमीरों का खून पीने वाले। इसके पति ने इसे यहाँ इसीलिए भेजा होगा कि जाओ अपनी अमीर बहन से कुछ लेकर आ जाओ। अगर वहाँ जाओगी तो जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। देखो, तुम तो चुप ही रहो। तुम सब पे अमीर का घमंड चढ़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन ये घमंड टूटेगा, उस दिन तुम लोग अपनी नजर में इतना गिर जाओगे कि किसी से नजर नहीं मिला पाओगे। साक्षी, मैं अपने पति की कसम खा रही हूँ, मैं आज के बाद तेरे यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। और मुबारक हो ये तेरे अमीर ससुराल।
और मैं अपने गरीब ससुराल में ना खुश हूँ। रानी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी साक्षी के घर नहीं आती। पम्मी बेशक पंजाबन थी, लेकिन पम्मी की बहू नंदिनी साउथ इंडियन थी, क्योंकि पम्मी के बेटे आलोक की नंदिनी के साथ लव मैरिज हुई थी और दोनों ही काफी समय बाद घर पर आए थे। अरे बहू, बड़े दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। तू तो वैसी की वैसी ही है। तेरी ये कमर तो और भी पतली हो गई है। ऐसा क्या खाती है? अरे वही खाती होगी, इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, जिसे खाकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो बरसों से भूखी हूँ मैं। हाँ, ये कही ना तूने 100% की बात। वैसे अब बहू आई है तो बहू के हाथ का डोसा, अप्पा, इडली ये सब खाऊंगी जरूर। अरे ये जो तूने अप्पा बोला है उसे अप्पे बोलते हैं। वैसे भी ये सब मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बहू के हाथों का साउथ इंडियन खाने के लिए मैं मना नहीं करूंगी। अच्छा, ये सब तो बात की बात है। पहले तू मेरी बहू को अंदर तो आने दे। बहू आजा अंदर। नंदिनी बेहद ही खूबसूरत थी और वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही पतली दुबली थी, जिसे देखकर हर कोई यही कहता था कि कितनी पतली दुबली बहू है पम्मी तेरी। अब देर शाम पम्मी हॉल में बैठी होती है, तभी उसका बेटा आता है। माँ, हम बस कल तक ही हैं, तो आप नंदिनी को घुमा देती। अरे कल के लिए? ऐसा क्यों? अगर तेरे पास समय था ही नहीं तो तू नहीं आता। जब मैंने तेरा और बहू का इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा और कर लेती। हाँ माँ, लेकिन काम आ गया है, वो जरूरी ज्यादा है, आप तो जानती हो ना। कल क्यों? तू अभी निकल जा मेरे घर से। तेरे जैसा बेटा होना ना होना बराबर है। 4 दिन के लिए आया है, उसमें भी मुझे अकड़ दिखा रहा है कि काम है, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है माँ, 2 दिन और रुक जाता हूँ। आप खुश? पम्मी अपने बेटे की बातों से गुस्सा हो जाती है, लेकिन नंदिनी किचन में काम करते हुए ये बातें सुन रही होती है। तभी वो हॉल में आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं यहाँ 1 महीने से ज्यादा रुकने वाली हूँ। अगर किसी को कोई भी काम याद आ रहा है ना तो वो जा सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जो कह रही हूँ ना पूरे होश में कह रही हूँ। मुझे माँ जी के साथ रहना है और माँ जी से पंजाबी डिशेस सीखनी है। वो सब तो ठीक है नंदिनी, लेकिन हम इतना रुक नहीं सकते। अरे यार नंदिनी, मुंबई का काम खराब हो जाएगा, समझो ना थोड़ा। सुन लिया तूने बहू ने क्या कहा? अब जाकर अपने लिए टिकट करवा ले। बहू यहाँ 1 महीने रुकने वाली है। अगर ये रुकेगी ना तो मैं भी रुकूंगा। भला मैं अकेले क्यों जाऊं? वैसे भी उस घर में मुझे बहुत डर लगता है। दिन में भी ऐसा लगता है कोई पीछे खड़ा है। इसके डरने की आदत अब तक नहीं गई। बहू ये सब छोड़ और मुझे बता तू खाने में क्या बना रही है? माँ, खाने में तो डोसा, सांभर और इडली बना रही हूँ। इसमें ज्यादा तेल भी नहीं है और ये हेल्दी भी होता है। ठीक है बहू, तेरे आने से कम मुझे आराम तो मिलेगा। और देर शाम नंदिनी सबके लिए साउथ इंडियन डिश बनाती है, जो पम्मी को भी काफी पसंद आती है। सभी खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। अब देर रात करीब 12 बजे पम्मी को भूख लग जाती है। अरे अभी तो रात के 1 ही बज रहे हैं और ये क्या? मुझे इतनी भूख क्यों लगी हुई है? जैसे मैं ना जाने कितने दिनों से भूखी हूँ। क्या करूँ? किचन में देखती खाने के लिए कुछ है भी या नहीं। पम्मी इतना बोलकर किचन में जाती है, लेकिन उसे खाने के लिए किचन में कुछ नहीं मिलता। अब पम्मी भी अपना पेट पकड़े हुए हॉल में बैठ जाती है। लगता है आज भूख से मेरी मौत ही होगी। क्या करूं? रजनी से कुछ खाने को मांगू क्या? वैसे भी उसकी खिड़की खुली रहती है। इतना बोलकर पम्मी देर रात ही अपनी पड़ोसन के घर पहुंचती है और खिड़की के रास्ते अपनी पड़ोसन रजनी के कमरे में दाखिल हो जाती है। तभी रजनी की नींद खुल जाती है और वो जैसे ही चिल्लाने लगती है तो पम्मी उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, अरे सारे मोहल्ले को जगा देगी क्या? भूख लगी है, खाने आई हूँ। इतनी रात तो मेरे घर खाने आई है, वो भी खिड़की टाप कर। हे प्रभु, तू मेरी पम्मी को ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है? इसकी बहू के आते ही घरों का खाना चोरी करने लगी है। पम्मी, मुझसे तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। मैं तेरे लिए गुड़ से लिपटी रोटी लेके आती हूँ, जो मैंने सुबह ही गाय को खिलाने के लिए रखी है। छी, तूने मुझे गाय भैंस समझ रखा है क्या? अच्छा ये सब छोड़ और बता कि रात में जो कुछ बना था वो बचा हुआ है तो जल ले आ। लेकिन पहले तो तू मुझे ये बता, तेरी बहू ने रात में खाना नहीं दिया क्या तुझे? अरे मुझे तो पहले से ही पता था तेरी बहू से तेरी जिंदगी बन ही नहीं सकती। अरे नहीं, मेरी बहू जैसी बहू तो यहाँ पूरे मोहल्ले में किसी की बहू नहीं है। बल्कि रात में तो बहू ने इडली, डोसा, सांभर सब बनाया था और तो और मैंने पेट भर कर खाया भी था। लेकिन फिर भी तुझे भूख लगी थी, ऐसा क्यों? कहीं तू मेरे घर किसी मकसद से तो नहीं आई है? क्योंकि मुझे तुझ पे शक हो रहा है। तू मान या ना मान। अरे चुप कर जा और खाने के लिए ले आ। बहू के हाथों का बना डोसा, इडली सब मेरे पेट ने पचा लिया। अरे वो ठहरी मद्रासन और मैं कहा पंजाबन। मक्की की रोटी, आलू के पराठे, लस्सी पीने वाली। तो भला उस मद्रासन के खाने से मेरा क्या होगा? तुझे इतना भी समझ नहीं आ रहा? मेरी और उस मद्रासन की कमर को देख।
अरे अब समझी, रुक मैं तेरे लिए लाती हूँ कुछ खाने के लिए। अब देर रात पम्मी अपनी पड़ोसन के घर खाना खाकर आती है। अब अगली सुबह जब नंदिनी उठती है तो वो देखती है कि उसकी सास किचन में पराठे बना रही होती है, वो भी मक्खन वाले। माँ जी आप हटिए, मैं बनाती हूँ, और जब तक मैं हूँ ना तब तक आपको आराम करना है बस। बहू तू जाकर खाने के टेबल पर आलोक के साथ बैठ, मैं तुझे पंजाबी डिश खिलाती। अरे हाँ, माँ सही कह रही है। माँ के हाथों का खाना खाओगी ना तो बस उंगलियां चाटती रह जाओगी। अपने पति और सास की बात सुनकर नंदिनी भी खाने के टेबल पर आकर बैठ जाती है और देखती है कि उसकी सास ने आलू के पराठे बनाए हैं और उसके लिए एक बड़े ग्लास वाली लस्सी है। ये आलू के पराठे हैं, ले आलोक, 4 तेरे, 3 नंदिनी के और 5 मेरे, और ये लस्सी दही जो जिसे लेना हो ले सकता है। माँ जी ये क्या है, इतना भारी आलू का पराठा, और आप मुझे 3 आलू के पराठे खाने को कह रही हो? हाँ और नहीं तो क्या, और वैसे भी जैसे तेरी कमर है उस हिसाब से तो मैं तुझे तीनों टाइम ही आलू के पराठे बड़े लस्सी के गिलास के साथ दूं। नहीं माँ जी, मुझसे तो ये आधी भी नहीं खाई जाएगी, ये आप कैसी बात कर रही हो? अरे चुपचाप खा और सारे खत्म हो जाने चाहिए। तेरे हाथों का डोसा इडली खाकर तो मुझे मौत ही आने वाली थी भूख से, लेकिन भला हो अपनी पड़ोसन रजनी का जिसने मुझे रात का बचा हुआ खाना खिला दिया। हाँ माँ, मुझे भी ये डोसा इडली सांभर ये खाने के बाद भी ना मुझे भूख लग जाती है, और ये कितना हल्का खाना है ये तो आपको भी पता है। अब कुछ देर बाद ही 3 आलू के पराठे खाने के बाद नंदिनी को चक्कर सा महसूस होता है और वो उल्टियां करने लग जाती है। ये देखकर आलोक अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है। माँ क्या जरूरत थी आपको नंदिनी को जबरदस्ती आलू के पराठे खिलाने की? जरूरत तो थी ही ना, देख कितनी कमजोर है ये, और अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, तू इसे कमरे में लेकर चल। अब पम्मी का फैमिली डॉक्टर आता है और वो नंदिनी को देखता है और पम्मी और आलोक से कहता है, देखिए आप लोग खामखा घबरा रहे हो। अरे दरअसल ये बात है कि आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप पापा और आप दादी। अबे ओए, कैसा डॉक्टर है तू? मेरी बीबी ने आलू के पराठे खाए जिसके कारण उसे उल्टी हुई, और तू कह रहा कि माँ बनने वाली है। देखिए आपको मुझ पे यकीन ना हो तो ठीक है, कहीं और ले जाइए और दिखा लीजिए, वो भी यही बात बोलेगा कि ये माँ बनने वाली है, इस कारण इन्हें उल्टी हुई है, ना कि आलू के पराठे खाने से। आप सही कह रहे हो, मैं बाप बनने वाला हूँ। माँ सुना आपने, आप दादी बनने वाली हो और मैं बाप। अब तो बहू तब तक मेरे साथ रहेगी जब तक मैं दादी नहीं बन जाती। इस इंसिडेंट के बाद तो पम्मी अपनी बहू का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है और उसे थोड़ा थोड़ा ही खिलाती है, लेकिन अपनी बहू की मर्जी का, और वो अपनी बहू का पूरा ध्यान रखती है।